नमस्कार। आज बात करते हैं उस कोड की, उस निर्देश पुस्तिका की जो हम सबके अंदर लिखी हुई है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बताता है कि हम कौन हैं। डीएनए। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी सोचा है कि हमारे शरीर की हर एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक कोशिका के अंदर कितना डीएनए भरा होता है? जवाब सुनकर शायद यकीन ना हो। पूरे 6 फीट। जी हाँ, एक इंसान की हाइट जितना लंबा डीएनए एक इतनी छोटी सी कोशिका के अंदर पैक किया हुआ है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। आखिर इतना लंबा मॉलिक्यूल एक सूक्ष्म सी जगह में समाता कैसे है? ये सवाल ही हमें डीएनए की बनावट और उसके संगठन के सबसे बड़े अजूबे की तरफ ले जाता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना होगा। ये समझना होगा कि इस अविश्वसनीय मॉलिक्यूल की खोज आखिर हुई कैसे। देखिए, ये कहानी ना किसी रहस्य की तरह धीरे धीरे सुलझी। 1869 में फ्रेडरिक मिशर को कोशिकाओं के बीच में एक अजीब सी चीज मिली जिसे उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। पर दशकों तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कितनी जरूरी है। फिर 1944 में जाकर ये बात साफ हुई कि डीएनए ही हमारी सारी जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर थी 1952 में रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे तस्वीर फोटो 51। और आखिरकार 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इन सभी टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के सामने डबल हेलिक्स मॉडल रख दिया। वॉटसन और क्रिक ने अपनी खोज के बारे में जितने सदे हुए तरीके से लिखा वो कमाल का है। लेकिन उनकी ये एक सीधी साधी लाइन असल में एक धमाका थी। उन्होंने सिर्फ डीएनए की बनावट नहीं खोजी थी, बल्कि ये भी बता दिया था कि जिंदगी खुद को कॉपी कैसे करती है। और इस गंभीर साइंस के पीछे एक मजेदार किस्सा भी है। कहते हैं कि अपनी खोज के बाद वो दोनों पास के एक पब में गए और सबको बताया कि उन्होंने जिंदगी का राज खोज लिया है। तो खोज की कहानी तो हो गई। अब ये समझते हैं कि आखिर जिंदगी की ये किताब, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल काम कैसे करता है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे एक घुमावदार सीढ़ी की तरह सोचिए। यही वो मॉलिक्यूल है, वो किताब है जिसमें लिखा है कि कोई भी जीव कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। इस किताब की भाषा में सिर्फ 4 अक्षर हैं, ए, टी, सी और जी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही पक्का नियम है। ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। बस इसी छोटे से नियम पर जिंदगी का पूरा कोड टिका हुआ है। तो ये खुद को कॉपी कैसे करता है? चलिए उसी सीढ़ी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। सोचिए, डीएनए की सीढ़ी को पहले सीधा किया, फिर एक जिप की तरह बीच से खोल दिया। अब हमारे पास सीढ़ी के 2 आधे हिस्से हैं। हर आधा हिस्सा एक सांचे की तरह काम करता है और अपने लिए दूसरा आधा हिस्सा बना लेता है। बस एक से बन गई 2 एकदम एक जैसी सीढ़ियां। कितना शानदार और सिंपल तरीका है ना? पर जैसा किसी भी जटिल सिस्टम में होता है, कभी-कभी इस कोड को लिखने में भी गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं गलतियों को हम कहते हैं म्यूटेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किताब में टाइपिंग की कोई गलती हो गई हो। प्रतिस्थापन में एक अक्षर की जगह दूसरा आ गया, सम्मिलन में कोई नया अक्षर बीच में घुस गया और विलोपन में एक अक्षर गायब ही हो गया। सोचिए, इससे पूरे वाक्य का मतलब ही बदल सकता है और कभी-कभी तो एक पूरा का पूरा हिस्सा ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब म्यूटेशन का नाम सुनते ही अक्सर बुरी चीजें ही दिमाग में आती हैं। और हाँ, कुछ वाकई नुकसानदायक होते हैं। पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर म्यूटेशन का कोई खास असर ही नहीं होता और कुछ तो फायदेमंद भी साबित होते हैं, जैसे बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स से बच निकलना। असल में यही छोटी छोटी गलतियां, ये म्यूटेशंस ही तो हैं जो विकास का असली इंजन है और जो हमें बदलते माहौल में ढलने में मदद करते हैं। तो चलिए अब उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं कि इस छोटे से मॉलिक्यूल का हमारी बड़ी सी दुनिया पर कितना बड़ा असर है। इसकी जो डबल हेलिक्स वाली बनावट है ना, वो आज के जमाने का एक आइकन बन चुकी है। इससे तो आधुनिक विज्ञान की मोनालिसा तक कहा जाता है। इसने मशहूर पेंटर सल्वाडोर डाली जैसे कलाकारों को भी इंस्पायर किया। ये विज्ञान और कला का एक शानदार संगम है। और सोचिए जरा, इसने क्राइम की दुनिया को कैसे बदल दिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने फोरेंसिक साइंस में क्रांति ला दी है। इसके जरिए किसी अपराधी को सीधे सबूत से जोड़ा जा सकता है या किसी बेगुनाह को बचाया जा सकता है। आज तो पुराने दशकों से बंद पड़े केस भी पब्लिक डीएनए डेटाबेस की मदद से सुलझाए जा रहे हैं। और एक मजेदार बात, इस रहस्यमयी चीज को घर पर भी देखा जा सकता है।
जी हाँ, घर के सामान से ही एक स्ट्रॉबेरी से डीएनए निकाला जा सकता है। और वो दिखता कैसा है? एक अजीब से धागेदार सफेद रंग के बलगम जैसा। अजीब है, पर डीएनए को सच में देखने का ये एक शानदार तरीका है। ये जानना भी हैरान करने वाला है कि टेक्नोलॉजी ने इस ज्ञान को कितना सस्ता बना दिया है। साल 2003 में पहले इंसान का पूरा जेनेटिक कोड पढ़ने में करीब $1 अरब लगे थे, और आज वही काम $1000 से भी कम में हो जाता है। ये तरक्की सच में अविश्वसनीय है। तो डबल हेलिक्स की कहानी तो हमने जान ली, पर इसके आगे क्या है? जेनेटिक्स की दुनिया में अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है? अब वैज्ञानिक ये समझने लगे हैं कि कहानी सिर्फ ATCG के क्रम की नहीं है। असली खेल इस बात का है कि ये लंबा सा धागा खुद को 3D स्पेस में मोड़ता कैसे है। ये फोल्डिंग ही तय करती है कि कौन सा जीन कब काम करेगा और कब नहीं। ये किसी बहुत ही मुश्किल ओरिगामी जैसा है। और यहीं पर ये बात खत्म होती है एक बहुत बड़े सवाल के साथ। सोचिए उस भविष्य के बारे में जब हम बीमारियों का इलाज सिर्फ जीन को काटकर जोड़कर नहीं, बल्कि डीएनए की गलत फोल्डिंग को ठीक करके कर सकेंगे। शायद ये दवाइयों और जेनेटिक्स के भविष्य की एक झलक हो सकती है।